वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिम एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग, आए अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, कि कैसे हम लोग रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेते हैं। तो जानेंगे कि पहले कि रूढ़िबद्ध धारणा है क्या। तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आई होगी। तो क्या जो पीछे से क्या जो पहले पुराने ज़माने से चली आ रही जो परंपराएं, वही हम लोग क्या वही फॉलो कर रहे हैं बिना जाने बिना समझे। वही क्या हो गई, रूढ़िबद्ध धारणाएं हो गई। जैसे कि लड़कियाँ क्या खेलेगी, गुड़ियों से खेलेगी, और लड़के क्या करेंगे, कार से खेलेंगे। जो लड़कियाँ क्या होती है, लड़कियों का फेवरेट कलर क्या होता है, पिंक होता है। लड़कों का ब्लू ब्लैक कुछ भी होता है। लड़के पिंक कलर के टी शर्ट नहीं पहन सकते, पिंक कलर के कपड़े नहीं पहन सकते। पहन सब सकते हैं, पर ऐसा माना गया है कि नहीं पहन सकते। सब हमारे सोशल में बस ऐसा है, ठीक है। जो मैंने कपड़े पहनना, आप लोग पहनो, बहुत स्मार्ट दिखोगे पिंक कलर के कपड़े। जो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं होते हैं, ये कुछ काम करने से भी हमें रोक सकती है। जैसे कि जिस काम पे हम ये काबिलियत थी कि हम ये कर सकते, जैसे कि कोई लड़का है, उसे फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था, लड़कियों के कपड़े बनाने में। तो उसे सब सोशल जो लोग हैं, उसमें क्या किया कि ये तू लड़के कपड़े डिज़ाइन करेगा, तो सब डिमोटिवेट करेगा। उसका काम छुड़वा दिया, वो कोई और काम कर रहा है, जो कि उस काम में उसका मन नहीं लग रहा है। जिस तरह एक लड़की का मन है क्या, हवाई जहाज़ उड़ाना है, तो उसे क्या बोला गया कि तू हवाई जहाज़ उड़ाएगी, कोई और काम कर ले जिसमें तू अपनी फैमिली को भी संभाल सके। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती है, हमें बहुत सारे कुछ काम करने से रोक देती है, जिससे कि हम अपनी काबिलियत के अनुसार काम नहीं कर पाते। टॉपिक है असमानता से भेदभाव। तो असमानता से भेदभाव जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि भेदभाव क्या है, कि हमें कैसे पता चले कि हम किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके बहुत सारे तरीके जो भेदभाव है, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को कुछ विशेष गतिविधि करने से रोक रहे हो, कोई सरकारी नौकरी या फिर कोई भी नौकरी करने से रोक रहे हो, फिर कोई जो उसके लिए अलग से गिलास रख रहे हो चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, और जो खुद यूज़ करते हो उसे आप उसमें नहीं दे रहे हो। उसके लिए यूनिफॉर्म जो आप यूज़ करते हो, यूनिफॉर्म पानी भरने के लिए, आप उससे पानी नहीं भरने दे रहे हो। जो कुएँ हैं सार्वजनिक, उससे पानी भरने नहीं दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो। अब भेदभाव के कारण क्या है, तो भेदभाव का कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक, जैसे मैंने पहले बताया था, क्या होता है, एक विविधता क्या होती है जो भेदभाव में बदल जाती है। तो पहला कारण क्या हुआ कि विविधता से, जैसा कि समीर 1 और समीर 2 की कहानी में था। समीर 1 क्या था, समीर 1 और 2 में क्या, दोनों की जो धर्म थे वो अलग अलग थे। तो उसमें क्या भेदभाव हो सकता था, जैसे कि उन्होंने किया नहीं भेदभाव, पर क्या भेदभाव हो सकता था। तो उस भेदभाव क्या कहते हैं हम लोग, उस भेदभाव कहते हैं लोग विविधता वाले भेदभाव, ठीक है। अब दूसरा, उसमें दोनों में एक और भिन्नताएं थी, भेदभाव थी। क्या थी कि वो लोग क्या थे, क्या था, अमीर था, दूसरा क्या था, गरीब था। तो उसमें जो भेदभाव होंगे वो क्या होंगी, असमानता से भेदभाव। समझ गए, जो अमीर और गरीब में जो भेदभाव होगा, क्या होगा, असमानता से भेदभाव, कि वो एक दूसरे के समान नहीं है, ठीक है। वो विभिन्नताएं इसको नहीं बोल सकते हम लोग, क्या बोल सकते हैं, असमानता से भेदभाव। कुछ लोग विविधता और असमानता पर आधारित दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मतलब कि जो कुछ लोग हैं, विविधता के आधार पर भी और असमानता के आधार पर भी भेदभाव को झेलते हैं। कैसे, जैसे कोई एक राज्य है, ठीक है, वहाँ बहुसंख्यक हिंदू है और अल्पसंख्यक मुस्लिम है। मान लो अल्पसंख्यक हिंदू है, बहुसंख्यक मुस्लिम है, ठीक है। तो जो बहुसंख्यक होंगे वो क्या होंगे, वो सुपीरियर होंगे, और जो अल्पसंख्यक होंगे वो इंटीरियर होंगे। तो क्या होता है, जो वो दबाव डालेंगे उस पर, तो उसमें क्या, उसके साथ क्या होगा, हल्का सा भेदभाव होगा, ठीक है। और ऊपर से जो अल्पसंख्यक थे वो ऊपर से गरीब भी थे, दोनों तरफ से उनके साथ भेदभाव। अगला टॉपिक है भेदभाव का सामना करने पर।
तो लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, ठीक है। जो मछली पकड़ने का काम करता है, कोई पढ़ाने का, कोई मज़दूर है, तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो हमारे समाज में तो क्या 2 कैटेगरी में बांटे गए सारे काम को। कौन कौन? एक समाज में अधिक महत्व वाला काम, एक समाज में कम महत्व वाला काम, ठीक है। ये अधिक महत्व वाला काम में कौन होता है? ये इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए और बहुत सारे क्या हो गए जो कि अधिक महत्व है हमारी सोसाइटी में कि ये तो बहुत अच्छा काम है। और यहाँ पे समाज में कम महत्व वाला काम जो कि नीचे काम हो गए, जैसे कि कचरा उठाना, झाड़ू पोछा करना, क्या हो गए? समाज में कम महत्व वाले काम हो गए। और ये कम और ज़्यादा में क्या रियल में अधिक महत्व वाले काम में ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा दिमाग लगता है, ज़्यादा अक्ल वाले लोग ही अधिक महत्व वाला काम करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अधिक महत्व और कम महत्व इसलिए है क्योंकि क्या इसमें इसमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं हम लोग को, इसमें ये काम करने में क्या कम पैसे मिल रहे हैं हम लोग को, इसीलिए क्या ये डिफरेंस है। तो ये काम के हिसाब से क्या हुआ बेटा, हम लोग का जाति प्रथा का शुरुआत हुआ, ठीक है। जो क्या ऊंचे जाति लोग थे, जो समाज में अधिक महत्व वाला काम किया करते थे, उनका क्या कहलाए? उच्च जाति। और जो समाज में कम महत्व वाला काम किया करते थे वो क्या कहलाए? निम्न जाति। जो उच्च जाति थे अपने वो क्या मांगते थे? उत्कृष्ट, अपना वो क्या सुपीरियर मांगते थे। अब तो सुपीरियर मानते तो कोई ना कोई इन्फीरियर तो होगा ही। तो वो कौन था इन्फीरियर? वो था हमारे निम्न जाति लोग। अब उन्हें क्या कहा गया? अछूत भी, जिसे उन्हें छू नहीं सकते। और दलित मतलब टूटा हुआ, मतलब कि उन्होंने जो दलितों ने, जो निम्न जाति थे, उन्होंने खुद का अपना नाम रखा कि दलित, जो कि सोसाइटी ने उन्हें तोड़ दिया है, ठीक है। तो दलित क्या होता है? दलित मतलब क्या होता है? टूटा हुआ, ठीक है। तो जाति प्रथा के नियम क्या है? तो काम के आधार पर क्या जाति प्रथा के नियम बनाए गए थे? तो समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। तो जो निम्न समाज में जो निम्न जाति के लोग थे वो क्या बस समूहों को, जो जाति के समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की ही इजाज़त थी। उन्हें कोई और काम करने की इजाज़त नहीं थी। जैसे कि अगर वो चाहते कि मुझे पूजा करवाना है या फिर कोई और काम करवाना है, मुझे ऊंची पढ़ाई करनी है, तो क्या वो नहीं करवा सकते थे। अब उन्हें उच्च जाति के लोगों में घर घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिरों में घुसने की इजाज़त नहीं थी। सोच सकते हो कितनी हालत कितनी बुरी थी कि उन्हें ऊंची जाति लोग के घर घुसे नहीं जाते थे, नहीं जो सार्वजनिक कुएं थे वहाँ से पानी पीने की इजाज़त थी, नहीं मंदिर में घुसने की इजाज़त थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। जो दूसरी जाति मतलब उच्च जाति है, उनके बच्चे साथ ना बैठ सकते हैं, नहीं जो वहाँ पे एक घड़ा में पानी रखा हुआ है जिससे सारे बच्चे पानी पीते हैं, उससे वो पानी भी नहीं पी सकते और नहीं उनके साथ खेल सकते हैं। तो सोच सकते हो कितने हद तक इनके साथ अन्याय हुआ है। और आज जब उन्हें रिजर्वेशन मिलता है तो आप लोग चिल्लाते हो, है ना। इनके साथ भी तो पहले बहुत अन्याय हुआ है। ऐसे हम लोग एक दलित नेता के बारे में पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट जाती हूँ, ले लिए तो चलो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी। तो भीमराव अम्बेडकर की कहानी जानने से पहले जानते हैं कि उनका जन्म और उनका पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर, रामजी कौन थे? रामजी इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। जोड़े क्या हो गया? भीमराव रामजी अम्बेडकर। जन्म कब हुआ था? 1891, मृत्यु 1956 में। इन्हें दलितों का नेता कहा गया, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है इन्हें। वे दलित समुदाय के अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कोई प्रयास किए जा रहे थे अम्बेडकर के नेतृत्व में हुए। जो मंदिर के लिए, जो दलितों को जो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके जो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन लड़े गए, तो नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व हमारे अम्बेडकर जी ने किया था।
अपनी पूरी कास्ट में वह पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज कंप्लीट की और इंग्लैंड गए वकील बनने के लिए। ठीक है, तो सोचो अब कितना बड़ा काम हुआ होगा उस समय, जिस समय इतना सारे भेदभाव होते थे। अभी थोड़े कम होते हैं, अभी किया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उस समय सोच सकते हो, उस समय इंग्लैंड जाके पढ़ना और अपना कॉलेज कंप्लीट करना ही बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो वो दूसरों जितने भी अपने बंधु भाई थे उन्हें भी प्रेरित किया कि तुम पढ़ो। और उनका लाइन भी एक बहुत फेमस है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो मैं आप लोग को भी कहना चाहूँगी कि जितना चाहो खूब पढ़ो। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस कर सको, तो आप का एकमात्र सहारा है कि आप खूब पढ़ो और दहाड़ो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बाद में क्या किया, बहुत धर्म अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि हिंदू धर्म में बहुत सारे जाति हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो वो क्या कि बाद में वो बौद्ध धर्म अपना लिए और बहुत सारे जिनको उनके अनुयायी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले, उन्होंने भी ज़्यादातर बौद्ध धर्म अपना लिए थे। तो अब चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उनका पहला अनुभव जाति व्यवस्था पर 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। वो कहाँ गए थे? महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने पिता से मिलने गए थे स्टेशन। ठीक है, स्टेशन पे गए, ट्रेन से गए थे स्टेशन। फिर वहाँ पे 1 घंटा वेट किया कि उनके पिता या फिर उनके नौकर आएंगे उन्हें लेने के लिए, पर दोनों में से कोई नहीं आया। फिर स्टेशन मास्टर ने उन्हें देखा तो फिर उनके पास आया और पूछा कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। टिकट मांगा तो टिकट दिखाई उन्होंने। तो उन्हें कपड़े भी जो पहने गए थे वो दोनों डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई बहुत अच्छे कपड़े पहने गए थे। मतलब कि उनके घर में जो दलित थे तब पर भी क्या उनका इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मतलब पैसे के हिसाब से वो ठीक ठाक थे, तो वो अच्छे कपड़े पहने गए थे। तो देखने से क्या लग रहे थे, वो ब्राह्मण फैमिली के लग रहे थे। तो वो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। फिर बातों बातों में क्या पता चला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या बोले कि हम महार जाति के हैं। जो स्टेशन मास्टर की शक्ल थी उस पर हल्की सी शिकन आ गई कि मतलब छुआछूत की भावना जो आ गई थी कि महार है, जो कि उस बच्चे को इतना लाड प्यार किया जा रहा था ब्राह्मण समझ के। अब वो महार जाते होने के कारण एक बच्चा बैलगाड़ी तक ढूंढ नहीं पा रहा था। वो बैलगाड़ी को दुगना पैसा देने को तैयार था कि उन्हें घर पहुंचा दे। अगर फ्री का बात होता तो मान सकता है कि फ्री में कोई क्यों पहुंचाए। दुगना पैसा देने के बाद भी उन्हें कोई बैलगाड़ी जाने को तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि क्या वो अपवित्र हो जाएंगे। उसी लिए वो जब दलित को बैठा ले किसी को, तो फिर वो उनके बैलगाड़ी पे कोई और पैसेंजर नहीं आएगा। सोच सकते हो इस 9 साल के बच्चे पे क्या असर पड़ा होगा देख के कि क्या चल रहा है इधर। तो पूरा एनालाइज द स्टोरी की इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता और दूसरों को मिलता है। जो कई गतिविधियाँ जैसे कि मंदिर घुसना, सार्वजनिकों से पानी पीना, सभी के साथ में बैठना, इन सभी गतिविधियों से वंचित तो रखता ही है, उनका आदर और सम्मान भी चल जाता है। तो आई होप आपको ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी समझ में आ गई होगी। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है स्वतंत्रता के लिए जब हमारा देश स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तो बस वो जो संघर्ष था ब्रिटिश शासन के खिलाफ ही नहीं था। वो क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्लस समानता के लिए संघर्ष था। ठीक है, दोनों मिलाकर क्या हो गया? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। और ये समानता के लिए संघर्ष किसके समानता के लिए था? दलितों के, औरतों के, जनजाति के, किसान के। अब दलितों कैसे? दलितों के उच्च जाति लोगों से, औरतों के
जो मर्द है, जो सुपीरियर है, जो अभी भी थोड़ा सुपीरियर है ही है, ठीक है। जनजाति जो समाज में मानता है कि बस जंगल में ही रहते हैं, उनसे है। किसान जो कि लैंडलॉर्ड, जो कि बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनसे समानता के लिए जो उन्हें प्रताड़ित करते हैं। बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। जो दलित थे वो मंदिरों में प्रवेश का पाने के लिए संघर्ष किया। किसान और ट्राइबल जनजाति अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलवाने के लिए संघर्ष किया, ठीक है। ये सारे संघर्ष हुए। तो इस संघर्ष करने के बाद क्या हमें अभी मिला है? तो देखते हैं। जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, मतलब बात की बात छोड़ दो जब आज़ाद नहीं हुआ था, अब की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। तो क्या क्या रखा, तो चलते देखते हैं। समानता को अहम मूल्य की तरह माना गया। जो समानता है वो अहम एक की है, ठीक है, अहम मूल्य माना गया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि कानून बना दिया गया कि अस्पृश्यता क्या है, ख़त्म, मतलब ख़त्म, ठीक। संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। मतलब कि यहाँ रिजर्वेशन की बात चल रही है इस पैराग्राफ इस लाइन में, ठीक है। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। मतलब समानता सुनिश्चित करना मतलब कि हमें क्या करना होगा, जो विविधता की है इज्जत करना भी होगा, जो उनके मूल्यवान है सभी को मानना भी होगा, ठीक है, और आगे मानना भी होगा। तो अब इसमें देखो कि इस सारे जो जितने भी बनाए गए हैं, क्या ये अभी पूरी तरह से फॉलो हो रहे हैं, या सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, या छुआछूत जितना असमानता है, अमीरी गरीबी सब ख़त्म हो चुकी है? नहीं, ये क्या है, कड़वा सच है कि अभी भी बहुत जगह होंगे जहाँ छुआछूत मानते होंगे। कम हुई है पर ख़त्म तो नहीं हुई है, ठीक है। और अमीरी गरीबी तो है ही, ठीक है। तो एक कड़वा ट्रुथ है, एक बिटर ट्रुथ है। तो अगर देखें धर्मनिरपेक्ष क्या है? अब दो धर्मनिरपेक्ष मतलब कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई, ठीक है, भाई हैं। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब कि हम ये देश किसी धर्म को नहीं मानता, न इस धर्म को प्रमोट करता है, न इस धर्म को प्रमोट करता है। दोनों अपना जो काम करना है काम करो। हम लोग क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है इस टाइप में, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है। हमारा देश क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए चाओ, बाय बाय एंड पढ़ो।